हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्निफिसेंट नॉलेज एंड दिस इज चंदन सर। डियर ऑल स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को हिमेटोलॉजी का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ईएसआर। ईएसआर दैट मीन्स एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। देखिए, ईएसआर तो हम लोग जनरली बहुत ही ईजी टॉपिक लगता होगा सबको, लगभग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ईजी टॉपिक लगता है। लेकिन जब इसी ईएसआर से क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, एमसीक्यूज पूछे आते हैं जब कंपटीशन एग्जाम में, तो हमारे तोते उड़ जाते हैं, पसीना हमें आ जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको जो ईएसआर पढ़ाया गया या जो आपने ईएसआर पे फोकस्ड किया, वो केवल और केवल ईएसआर की प्रिंसिपल जान ली, क्या होता है, ईएसआर का प्रोसीजर जान लिया, ईएसआर का नॉर्मल रेंज याद कर लिया। क्वेश्चंस इतना से नहीं आते हैं। जब भी मैं पढ़ाता हूँ कोई भी थ्योरी, क्वेश्चन क्योंकि सभी थ्योरी से ही ऑरिजिनेट होते हैं, थ्योरी से ही बनते हैं और प्रैक्टिकल से बनते हैं, तो आपको थोड़ा सा सुपरफिशियल पढ़ लेने से एमसीक्यू सॉल्व नहीं होगा। तो जब भी मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ तो उसका हर एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ टॉपिक पे, ताकि उससे जो सारे भी एमसीक्यूज बनेंगे आप उसको यू विल एबल टू सॉल्व दैट एमसीक्यूज आफ्टर द वॉचिंग माय थ्योरेटिकल लेक्चर। तो आज ईएसआर जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, इसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। जो ईएसआर है इसका डेफिनेशन सिंपल, एक लाइन में आप इसको याद रखो, कहीं पे अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी इसको लेके एम्बैरेस्ड होने की जरूरत नहीं है। ईएसआर दैट मीन्स एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसका फुल फॉर्म याद रखो और इसका डेफिनेशन है कि ईएसआर इज रेट एट विच एरिथ्रोसाइट सेटल डाउन एट द एंड ऑफ 1 आवर। वेरी सिंपल, एक लाइन का डेफिनेशन। दैट मीन्स कि ESR is rate at which erythrocyte that means RBCs, erythrocyte settle down at the end of 1 hour। इसको आप याद रखेंगे एक लाइन में डेफिनेशन कि ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन इज रेट एट विच एरिथ्रोसाइट सेटल डाउन एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ESR वो रेट है जिस रेट पर आरबीसी जो है वो सेटल डाउन होगा 1 घंटे के अंत में, 1 घंटे के अंतराल पे। जो भी आरबीसी 1 घंटे, जिस रेट पे आरबीसी 1 घंटे के अंतराल पे सेटल डाउन हो जाता है, नीचे की ओर बैठ जाता है, उसी रेट को हम लोग बोलते हैं ईएसआर। जैसे कोई रेलगाड़ी किस रेट, किस चाल से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंच जाता है, वो उस रेलगाड़ी की चाल कहलाती है। जैसे हमने किसी भी पत्थर को आसमान में उछाला तो वो किस स्पीड से नीचे की ओर बैठ आ गया धरती पे, वो उसकी स्पीड हुई। उसी तरीके से जो आरबीसी हमने लिया, वो आरबीसी जिस रेट से सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे की ओर बैठ जाएगा, उसी रेट को हम लोग बोल देंगे कि ईएसआर है। दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, यू कैन मेमोराइज इट वेरी इजिली। आप लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ कि ईएसआर इज अ रेट एट विच द एरिथ्रोसाइट सेटल डाउन एट द एंड ऑफ द 1 आवर। क्लियर? एक क्वेश्चन अब यहां से बनता है कि व्हेन द आरबीसी इनसाइड इन योर बॉडी या व्हेन आरबीसी सर्कुलेट इनसाइड योर बॉडी, इट रिमेन्स सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली। जब हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी है, अभी जैसे सर्कुलेट हो रहा है, हम खड़ा है ना, अपन लोग खड़े होते हैं तो खड़े 1 घंटे तक भी कहीं भी खड़े रहते हैं, तो 1 घंटे में हमारे बॉडी में क्यों नहीं आरबीसी सेटल डाउन हो जाता है ना क्वेश्चन। जैसे ही हमने निकाला, टेस्ट ट्यूब में डाला और सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गया। जबकि हम अपने बॉडी को सरहद पे जवान 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे खड़े रहते हैं, उनकी बॉडी के आरबीसी सेटल डाउन हो जाने चाहिए थे। मैं आपको खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, आरबीसी सेटल डाउन हो जाना चाहिए था। इवन मोस्ट ऑफ सारे के सारे ह्यूमंस जो है वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, खड़ा रहते हैं, आरबीसी सेटल डाउन नहीं होता है। आरबीसी जो है सर्कुलेशन के ड्यूरिंग सस्पेंडेड रहता है, यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड, यानी सभी जगह बराबर रहता है। ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम है, जहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट में अमाउंट में रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उतने अमाउंट में सस्पेंडेड रहता है। और जो ये सस्पेंडेड आरबीसी हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है, दिस क्वालिटीज ऑफ आरबीसी इज नोन एज द सस्पेंशन स्टेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन
स्टेबिलिटी। जो आरबीसीज हमारी बॉडी में, रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में सस्पेंशन के फॉर्म में रहता है, सर्कुलेट करते रहता है यूनिफॉर्मली अमाउंट में, इस आरबीसी के इस क्वालिटी को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन स्टेबिलिटी। आई बात समझ में? अब ये सस्पेंशन स्टेबिलिटी हमारे बॉडी के अंदर तो मेंटेन रहता है, लेकिन जैसे ही हम निकालते हैं और टेस्ट ट्यूब में डालते हैं उस आरबीसीज को या उस ब्लड को, तो सस्पेंशन स्टेबिलिटी क्यों नहीं मेंटेन रहता है? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड ऑफ इट? इसके पीछे, इसके रीजन को समझने के लिए थोड़ा सा बैक में ले जाता हूँ आपको। एक चीज आपने सुना होगा, नाम शायद नहीं सुना होगा, तो आज आप जान लीजिए, जीटा पोटेंशियल। क्या? जीटा पोटेंशियल। ये क्या होता है? एक्चुअल में हमारे आरबीसीज पे ये जीटा पोटेंशियल वर्क करता है, जो कि हमारे आरबीसी को हमारी बॉडी में सेटल डाउन नहीं होने देता है और ईएसआर के फिनोमेना को कंप्लीट नहीं होने देता है। एक्चुअल में जीटा पोटेंशियल क्या है? इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव चार्जेस ऑफ द negative charges particles present on the surface of RBC and the positive charges present in the fluid part of the blood। ये जीटा पोटेंशियल जो है, चलिए इसका डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। जो हमारे आरबीसीज होते हैं, बताऊंगा थोड़ी देर में, जो हमारे आरबीसीज होते हैं उस आरबीसी के सरफेस पे निगेटिव चार्जेस पार्टिकल्स होते हैं। क्या होता है? निगेटिव चार्जेस पार्टिकल्स, यानी जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है। एक चीज़ और आप नया सीख गए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कई बार मैंने एम्स का एग्जाम में देखा है क्वेश्चन आते हुए कि आरबीसी पॉजिटिव चार्जेज है कि निगेटिव चार्जेज है। तो हमारा जो आरबीसी होता है वो निगेटिव चार्जेज होता है, अनायन होता है। ठीक है, याद रखेंगे, आरबीसी क्या होता है? निगेटिव चार्ज। तो जो हमारा आरबीसी होता है उस रेड ब्लड सेल के सरफेस पे निगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होता है। और आरबीसीज कहाँ सर्कुलेट करता है सर? विद द प्लाज्मा। किसके साथ सर्कुलेट करता है? प्लाज्मा के साथ, क्योंकि आरबीसी अलग नहीं होता ना बॉडी में, आरबीसी और प्लाज्मा दोनों एक साथ होते हैं। जो इस प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में पॉजिटिव चार्जेस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कैटायंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आरबीसी के ऊपर नेगेटिव चार्जेज होता है और जो प्लाज्मा होता है उसमें कैटायंस प्रेजेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होता है। तो जो आरबीसी के ऊपर नेगेटिव चार्जेज है और जो प्लाज्मा में पॉजिटिव चार्जेज है, इन दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इस वर्ड को आप याद रखेंगे। इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द सरफेस ऑफ आरबीसी, सॉरी नेगेटिव चार्जेस ऑफ द सरफेस ऑफ आरबीसी एंड द पॉजिटिव चार्जेस of the fluid part of the blood, fluid part that means plasma, the difference of both is known as the zeta potential। इन दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस को, इसके निगेटिव चार्जेस और इसके पॉजिटिव चार्जेस के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जीटा पोटेंशियल कहते हैं। और यही पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये आरबीसी को रोलेक्स, आरबीसी को ईएसआर नहीं, आरबीसी का सेडिमेंट नहीं होने देता है हमारे बॉडी में। आई बात समझ में? हमारे बॉडी में आरबीसी का सेडिमेंट क्यों नहीं होता है? ड्यू टू द जीटा पोटेंशियल, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ द ब्लड। क्लियर हुआ है बात कि जीटा पोटेंशियल के कारण हमारे बॉडी में आरबीसी का सेडिमेंटेशन नहीं होता है, चाहे हम 1 घंटे खड़े रहें, 5 घंटे खड़े रहें। हाँ, सर्कुलेशन ओवरलोड हो जाता है, 5 घंटे हम खड़े रहे तो हो सके हमारे पैर में झिनझिनी बढ़ जाए, दर्द करने लगे, वो अलग मैटर। क्लियर? अब बोलेगा क्वेश्चन यहाँ है कि सर यहाँ तक तो समझ में आया कि जीटा पोटेंशियल वर्क करता है, तो जब हम ब्लड निकालते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जब हमने ब्लड सैंपल लिया ईएसआर करने के लिए, टेस्ट ट्यूब में लिया, तो उसमें भी तो प्लाज्मा और आरबीसीज होते हैं, तो वहाँ ये वाला क्यों नहीं वर्क कर रहा है टेस्ट ट्यूब में लेते के साथ? वहाँ पे भी तो जीटा पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट है। वहां पे जब हम लोग ब्लड लेते हैं तो दिस ब्लड इज मिक्स्ड विद द एंटीकोगुलेंट। किसके साथ है ब्लड मिक्स किया जाता है? एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स किया जाता है। अच्छा, ईएसआर करने के लिए 2 टाइप्स के एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, एक ट्राइसोडियम सिट्रेट, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ट्राइसोडियम साइट्रेट, एंड एक ईडीटीए।
इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड, ये 2 एंटीकोगुलेंट हम लोग यूज करते हैं ESR के लिए। तो जब हम लोग इस ब्लड को एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स करते हैं, एट दैट टाइम द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम अल्टर्ड। जब हम लोग इस ब्लड को एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स कर देते हैं, चाहे ट्राइसोडियम सिट्रेट के साथ आप मिक्स करो या फिर EDTA के साथ मिक्स करो, जब इन दोनों में से किसी भी एंटीकोगुलेंट के साथ आप ब्लड को मिक्स करते हैं तो इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, वो अल्टर्ड हो जाता है, या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है, मतलब अल्ट्रेशन आ जाता है उसमें। और इसके कारण अब पोटेंशियल डिफरेंस काम नहीं कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं हो पाया प्लाज्मा और आरबीसी के बीच में। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट। इसलिए जो आरबीसी होता है उसका सेटल डाउन होने लगता है। क्लियर हुआ? आज तक शायद आपको किसी ने बताया हो या नहीं बताया हो कि ऐसा क्यों होता है कि बॉडी के अंदर ESR नहीं, बॉडी के अंदर आरबीसी सेटल डाउन नहीं हो रहा, बॉडी के बाहर क्यों होने लगता है? दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड ऑफ इट। क्लियर हुआ? जो ये ESR था, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट था, इट वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द बायरनेक। किसने इसको किया था डेमोन्स्ट्रेट? बायरनेक ने। बायरनेक की इन 1897। इसको आप याद रखना, ESR वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन द 1897 बाय बायरनेक की। सो दैट अब क्वेश्चन से यहाँ एक और पूछा जाता है कि ESR का दूसरा नाम क्या होता है? आप सब कंफ्यूज बने, ESR कोई और नाम भी होता है? यस, बिल्कुल होता है। ESR का दूसरा नाम होता है बायरनेकी रिएक्शन। क्या इसका दूसरा नाम होता है? बायरनेकी रिएक्शन। ESR का सेकेंड नाम आप याद रखेंगे, PGI चंडीगढ़ में पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द ESR? That is the Baranecki reaction. क्यों? Because of Baranecki was demonstrated it in the 1897 first time. फर्स्ट टाइम Baranecki ने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था 1897 में। दिस इज द फॉर्मल अबाउट द ESR। ओके, अब जो ये ESR होता है इसके पीछे मैकेनिज्म क्या होता है? अब हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन पे आते हैं कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि आरबीसी के सेडिमेंट होने के रेट को हम लोग ESR कहते हैं। तो इसके पीछे क्या मैकेनिज्म होता है? पहला तो मैकेनिज्म का पार्ट ये था जो आपको समझ में आया। एक्चुअल में इसमें 3 स्टेज बनता है। क्या होता है? देयर आर फॉर्म्ड 3 स्टेजेस। यहाँ पे 3 स्टेज पाया जाता है। कितने? 3। फर्स्ट वन स्टेज को हम लोग बोलते हैं राउलेक्स फॉर्मेशन। क्या? First stage is that of Rowlax formation. Second one stage is that of aggregation, and third one stage is that of sedimentation. देखिए, जो ये आरबीसी हमने ले लिया इस टेस्ट ट्यूब में और जो वो सेडिमेंट हो गया, पैक्ट बन गया, इसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। लेकिन इसमें इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में हमने रेट क्या बोला था? एट द एंड ऑफ 1 आवर। कितना? 1 घंटा के अंतराल पे जितना वो सेडिमेंट हुआ होगा वो उसका रेट कहलाएगा। तो उस 1 घंटे के अंदर दिस विद इन 1 आवर हैव अकर 3 स्टेजेस। उस 1 घंटे में 3 स्टेज होता है। पहले वाला होता है रॉलेक्स फॉर्मेशन, दूसरा वाला होता है एग्रीगेशन एंड तीसरा वाला होता है सेडिमेंटेशन। फर्स्ट वाला जो स्टेज होता है, अब देखिए एक्चुअल में आपको यहाँ थोड़ा सा और बेसिकली इसको ज़्यादा इलेबोरेट करके बताना चाहता हूँ जो कि आप समझते चले। आरबीसी जो जनरली होता है, देखिए आज इसमें आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर होंगे, जो आज तक शायद उस कन्फ्यूजन पे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी होंगे और क्लियर किया होगा किसी ने, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आज आप उसको क्लियर कीजिए। जो ESR होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसको 2 मेथड से डिटरमाइन किया जाता है, 2 मेथड से डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, वेरी सिंपल। फर्स्ट वन होता है विंट्रॉप मेथड एंड सेकेंड वन होता है वेस्टर्न गिन्स मेथड। वेस्टर्न ग्रीन्स मेथड, ये 2 मेथड से आप ESR को करते हैं। ठीक है,
ये दोनों मेथड को अभी बताऊंगा, एलोबरेट करूंगा। ये दोनों मेथड जो है वेस्टर्न विंट्रोप्स मेथड और वेस्टर्न गिब्स मेथड, इनके यूज ऑफ टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब यूज किए जाते हैं उसके बिहाफ पे इन दोनों मेथड को नाम दिया गया। विंट्रोप्स मेथड में विंट्रोप्स ट्यूब यूज किया जाता है, वेस्टर्न गिब्स में वेस्टर्न गिब्स ट्यूब यूज किया जाता है, इसलिए इसको दो मेथड में भी क्लासीफाई किया गया। अब इन दोनों ट्यूब्स की क्या विशेषताएं होती है, स्पेसिफिकेशन होता है, वो भी बताऊंगा। इसको बेहतर अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए अब फर्स्ट वन जो स्टेज होता है ESR में, वो राउलेक्स फॉर्मेशन होता है, सेकंड वन होता है एग्रीगेशन और थर्ड वन होता है सेडिमेंटेशन। जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने ब्लड सैंपल ले लिया था, तो जैसे ही आपने इसमें ब्लड सैंपल को ऐड किया, इंसर्ट किया, तो इसमें सबसे फर्स्ट वन जो स्टार्ट होता है वो होता है राउलेक्स फॉर्मेशन। राउलेक्स फॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट को क्वाइल के जैसा पाइलिंग होना। राउलेक्स फॉर्मेशन दैट मीन्स पाइलिंग ऑन ईच अदर, यानी कि जैसे आपने सिक्का देखा है ना, 10 रुपए के जो सिक्के होते हैं, सिक्का ऐसे 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 इस तरीके से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आप करके एक सिलेंडर कर आकार बनाओ, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पाइलिंग होना। राउलेक्स फॉर्मेशन इज दैट ऑफ द पाइलिंग ऑन ईच अदर। तो पहले जो 10 मिनट होता है, पहला जो 10 मिनट होता है, जैसे ही आपने इसमें टेक आउट किया है रेड होल ब्लड को, तो टेक आउट करने के बाद पहले जो 10 मिनट होगा वो होगा राउलेक्स फॉर्मेशन का, यानी जो भी आरबीसीज होंगे वो एक दूसरे के ऊपर पाइलिंग होंगे, इस तरीके से ऊपर एक दूसरे के ऊपर पाइल होंगे, जमा होंगे सिक्के के आकार में। ठीक है, ये फिनोमेना कितने देर का होगा? 10 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा। आफ्टर द 10 मिनट स्टार्ट्स ऑफ द एग्रीगेशन। जितना भी ये पाइलिंग हुआ है एक दूसरे के ऊपर, वो सब एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इन दिस एग्रीगेशन दैट मीन्स कि सिंकिंग प्रोसेस इज स्टार्टेड। एग्रीगेशन में क्या होता है, जो भी ये पाइलिंग हुआ है वो सिंक होने लगेगा, डूबने लगेगा। क्या है इसके साथ? प्लाज्मा भी मिक्स्ड है, ब्लड में प्लाज्मा भी मिक्स है। तो अब जो आरबीसी का राउलेक्स फॉर्मेशन हो गया है, सिक्के के जैसा जो आकार बन गया, वो धीरे 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 क्या है, डूबेगा, नीचे की ओर डूबेगा। सिंकिंग का, सिंक का मतलब क्या होता है? डूबना होता है, नीचे की ओर डूबना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो सिंकिंग का प्रोसेस होता है ना, इट हैज़ ए ह्यूज टाइम ड्यूरेशन। यही सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। कितने देर का होता है? 40 मिनट का होता है। हमें ऑब्जर्व कितने देर में करना है? 1 आवर में। 10 मिनट का राउलेक्स फॉर्मेशन हुआ और 40 मिनट का जो है वो सिंकिंग प्रोसेस होता है, एग्रीगेशन होता है, यानी धीरे धीरे आरबीसी नीचे की ओर डूबता है। 40 और 10 50 मिनट हो गए। 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट होता है। 10 मिनट और रिमेनिंग बच गया, तो लास्ट के जो 10 मिनट होंगे उसमें सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होगा। क्या होगा? सेडिमेंटेशन का, यानी कि आरबीसी सेटल डाउन होगा। जो यहाँ तक डूब रहा था, डूबते डूबते यहाँ तक आ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आते आते नीचे की ओर डूब जाएगा, और ऊपर में यहाँ पे इतना प्लाज्मा आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये जो है 1 घंटे की प्रोसेस होती है, और उस 1 घंटे के प्रोसेस में 3 स्टेज होते हैं: राउलेक्स फॉर्मेशन, एग्रीगेशन एंड सेडिमेंटेशन। यू हैव क्लियर दिस 3 प्रोसेस। अब आप यहाँ पे एक चीज और समझिए कि हम लोग जो ESR होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, वो 2 मेथड से करते हैं, वेस्टर्न ग्रीन्स मेथड एंड विंट्रॉप्स मेथड। विंट्रॉप्स मेथड में पहले आपको रेफरेंस रेंज बताता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। विंट्रॉप्स मेथड में जो रेफरेंस रेंज होता है, आप मेल में भी जानेंगे एंड फीमेल में भी जानेंगे। ठीक है, ओके जी। मेल में जो होता है विंट्रॉप्स मेथड से, वो होता है 0 to 9 मिलीमीटर एट द एंड ऑफ 1 आवर। आप हमेशा रेफरेंस रेंज अगर बोलेंगे तो एट द एंड ऑफ 1 आवर आपको लगाना जरूरी है। ठीक है। फीमेल में 0 to 20 मिलीमीटर एट द एंड ऑफ 1 आवर। ठीक है जी। वैसे वेस्टर्न ग्रीन्स मेथड में मेल में जो होता है वो रेफरेंस रेंज दैट इज द 3 to 5 मिलीमीटर एट द एंड ऑफ 1 आवर, एंड फीमेल में होता है 4 to 7 मिलीमीटर एट द एंड ऑफ 1 आवर, 1 घंटे के बाद। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा आपको। क्यों हुआ होगा? थोड़ी इसको पे अभी कंफ्यूजन क्लियर करूंगा, आप 1 मिनट के लिए यहीं रहने दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और कंफ्यूजन आने दीजिए आप। पहले थोड़ा सा आपको विंट्रॉप्स ट्यूब और वेस्टर्न गिब्स ट्यूब के बारे में बताता हूँ। विंट्रॉप्स ट्यूब और वेस्टर्न गिब्स ट्यूब में आपको 3 से 4 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। फर्स्ट वन देखिए, मैं बनाता हूँ शेप, उसके बाद आप क्लियर करेंगे अपना कन्फ्यूजन।
जो विंट्रॉप्स ट्यूब होता है वो सबसे पहले दोनों ट्यूब में डिफरेंस ये है कि विंट्रॉप्स ट्यूब एक ओर ओपन होता है और वेस्टर्न गिज ट्यूब जो है दोनों ओर ओपन होता है। ये तो सिंपली सभी जानते होंगे कि इसकी ओपनिंग दोनों साइड होती है, ऊपर में भी और नीचे में, जबकि विंट्रॉप्स ट्यूब केवल ऊपर में ओपन होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी जाननी है, इस विंट्रॉप्स ट्यूब और वेस्टर्न गिज ट्यूब की लंबाई, ध्यान से सुनेंगे, मैं कह रहा हूँ दोनों ट्यूब की लंबाई, उस पर क्या मार्किंग होता है ये नहीं। क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि विंट्रॉप्स ट्यूब की लंबाई कितनी होती है और वेस्टर्न गिज ट्यूब की लंबाई कितनी होती है। क्लियर है? तो जो ये वेस्टर्न गिज ट्यूब होता है इसकी लंबाई होती है 300 मिलीमीटर। कितना? 300 मिलीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर, सॉरी 300 मिलीमीटर। ओके, सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? और 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप बोलेंगे 3 सेंटीमीटर, लेकिन जनरली मिलीमीटर में ही मार्किंग होता है और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो मिलीमीटर में ही आएंगे। और जो विंट्रॉप्स ट्यूब की लंबाई होगी वो होगी 110 मिलीमीटर। ये याद रखेंगे, ये मार्किंग नहीं मैं बता रहा हूँ, दोनों ट्यूब की लंबाई बता रहा हूँ। वेस्टर्न गिज 300 मिलीमीटर लंबा होगा और ये 110 मिलीमीटर लंबा होगा। दूसरा क्वेश्चन ऑरिजिनेट होता है कि इसकी इंटरनल डायामीटर कितनी होती है। ये जो अंदर की डायामीटर, जो अंदर की लंबाई है ये अंदर में, ये इसकी डायामीटर कितनी होती है। तो इसकी जो डायामीटर होती है वो होता है 2.5 मिलीमीटर। कितना? 2.5 मिलीमीटर। ये दोनों की सेम ही होती है, इक्वल। किसी किसी बुक में आपको 3 मिलीमीटर भी देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन जेन्युइनली आप याद रखेंगे कि 2.5 मिलीमीटर ही उसकी डायमीटर होती है। और एग्जाम में भी जनरली आपको ऐसा ही पूछा जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन आ गए 2.5 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर, तो आप 2.5 मिलीमीटर को ही राइट टिक करेंगे। ठीक है, अगर 2.5 मिलीमीटर ऑप्शन में नहीं प्रेजेंट है, केवल 3 मिलीमीटर प्रेजेंट है, तब आप 3 मिलीमीटर को राइट टिक करेंगे। क्लियर हुआ आपको? इन दोनों की लंबाई, दोनों की डायमीटर। थर्ड चीज़ आपको जो याद रखनी है, तीसरी चीज बात आपको जो याद रखनी है वो कि इस दोनों की मार्किंग एक्चुअल में क्या है कि ये वेस्टर्न गिज ट्यूब जो होता है केवल और केवल ESR को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। तो इसलिए जो वेस्टर्न गिज ट्यूब पे मार्किंग जो होता है ऊपर से लेकर नीचे की ओर मार्किंग होती है। ऊपर में यहाँ से स्टार्ट होकर ऊपर का थोड़ा डायमीटर छोड़ा जाता है, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है। और इसकी मार्किंग किस में? वेस्टर्न गिज ट्यूब में 0 to 200 होता है। कहाँ से? 0 से स्टार्ट होता है, सो 200 तक मार्किंग होता है। पहले मैंने आपको लंबाई बताया था 300 मिलीमीटर, लेकिन इसकी मार्किंग कहाँ से होती है? 0 to 200 मीटर, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, विंट्रॉप्स ट्यूब में सर इसमें भी ऊपर से लेकर नीचे तक मार्किंग होती है। इसमें दोनों साइड एक्चुअल में मार्किंग होती है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, ऊपर से लेकर नीचे भी, नीचे से लेकर ऊपर भी। अभी हम ESR की बात करें तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें भी ऊपर से लेकर नीचे तक मार्किंग होती है, लेकिन इसमें मार्किंग जो होता है वो 0 to 100 होता है। कितना होता है? 0 to 100। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ 0, यहाँ 100, या हो सकता है 0 to 10 भी किसी में लिखा हुआ मिले आपको, एक यहाँ पे मिले, 1, 2, 8, 9 ऐसे मिले। या अब 1 को जो है 10 मिलीमीटर कंसिडर किया जाता है। 100, 200, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे भी मिल सकता है। तो यानी कि इसकी जो मिलीमीटर, इसकी जो मार्किंग होगी विंट्रॉप्स पे वो 0 से लेकर 100 तक होगा एक साइड। और ये जो 0 से लेकर 100 तक ऊपर से लेकर नीचे की जो मार्किंग है, इस मार्किंग को हम लोग ESR डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जो विंट्रॉप्स ट्यूब है वो ESR के लिए भी यूज होता है एज वेल एज PCB के लिए भी यूज होता है। यानी कि इस विंट्रॉप्स वाले ट्यूब को हम लोग पैक्ड सेल वॉल्यूम को भी डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए इसमें दूसरे साइड भी मार्किंग होता है, और दूसरे साइड की जो मार्किंग है वो नीचे से लेकर ऊपर तक होता है। कहाँ? नीचे से लेकर ऊपर तक, 0 नीचे और 100 ऊपर में। और ये जो नीचे से लेकर ऊपर तक जो मार्किंग हुआ डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ये किसके लिए यूज होता है सर? पैक्ड सेल वॉल्यूम के लिए। अच्छा, ये जो 0 to 200 मार्किंग था ये ESR के लिए, लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी? मिलीमीटर। ये किस चीज में है? मिलीमीटर में। ये भी 0 से लेकर 100 तक किस चीज में है? मिलीमीटर में। लेकिन ये जो 0 से लेकर ऊपर 100 है जो PCB के लिए यूज होगा, ये परसेंटेज में होगा। किस चीज में होगा? परसेंटेज में। जो PCB के लिए यूज होगा वो परसेंटेज में।
क्लियर हुआ आपको दोनों टेस्ट ट्यूब, विंट्रॉप्स एंड वेस्टर्न गेज। अब देखिए दोनों टेस्ट ट्यूब में ESR को डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है। जो वेस्टर्न गेज ट्यूब होता है उसमें ESR के डिटरमाइन के लिए ट्राइसोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है। कौन सा? ट्राइसोडियम साइट्रेट। अच्छा, ट्राइसोडियम साइट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन कितनी परसेंट होनी चाहिए? 3.8%। देखिए ट्राइसोडियम साइट्रेट जो है दो कॉन्सेंट्रेशन में यूज किया जाता है, एक 3.8%, एक जो यूज किया जाता है वो 3.8% और एक जो यूज किया जाता है 3.2%। ठीक है, तो जो 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट यूज किया जाएगा वो ESR के डिटर्मिनेशन के लिए होगा, और जो 3.2% ESR यूज किया ट्राइसोडियम साइट्रेट यूज किया जाएगा वो कोआगुलेशन स्टडी के लिए यूज किया जाएगा। किसके लिए? कोआगुलेशन स्टडी के लिए, यानी कि PT और APTT के डिटर्मिनेशन के लिए। ये भी क्वेश्चंस आता है कि PT को डिटरमाइन करने के लिए कितना परसेंट सोडियम साइट्रेट यूज करते हैं, तो 3.2%, और ESR के लिए 3.8%। अब जो ट्राइसोडियम साइट्रेट यूज किए ESR के लिए उसका रेशियो कितना होगा ब्लड के रिगार्डिंग, तो इस यहाँ पे जो ट्राइसोडियम साइट्रेट ESR के लिए यूज करते हैं वो 1:4 रेशियो यूज करते हैं। कितना? 1:4 रेशियो, यानी कि 1 वॉल्यूम एंटीकोगुलेंट होगा और 4 वॉल्यूम जो होगा वो ब्लड होगा। ऐसा कैसे यूज करेंगे? सपोज दैट कि आप 200 माइक्रोलीटर आप एंटीकोगुलेंट लेंगे ट्राइसोडियम साइट्रेट, तो उसमें आपको 800 माइक्रोलीटर ब्लड लेना होगा और दोनों को आप मिक्स करेंगे और फिर ESR लगाएंगे। हो गया ना 1:4, 2 एकम 1, 2 चौका 8, यानी 1/4, यानी 1:4 रेशियो हो तो गया 1:4 रेशियो। अगर आप डबल अमाउंट में लेंगे तो 400 माइक्रोलीटर आप ट्राइसोडियम साइट्रेट लेंगे, 1600 माइक्रोलीटर आप ब्लड लेंगे। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आपने 400 माइक्रोलीटर ब्लड लिया, एंटीकोगुलेंट लिया, तो आपको 1600 माइक्रोलीटर ब्लड लेना होगा। ठीक है, अब 4 एकम 4, 4 चौका 16, 1:4 रेशियो यहाँ भी बना। इससे आप कम नहीं ले सकते। 200 माइक्रोलीटर से आप कम लेंगे ना तो फिर ये टेस्ट ट्यूब में फिल ही नहीं होगा, मतलब पूरा भर ही नहीं पाएगा, बीच में ही एयर बबल आ जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न गेज ट्यूब जो है वो बड़ा ट्यूब होता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? अब जो विंट्रॉप्स ट्यूब है इसमें आप कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करेंगे? EDTA एंटीकोगुलेंट यूज करेंगे। कौन सा? EDTA, इथैलिन डाइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। EDTA एंटीकोगुलेंट ऑलरेडी आपके बल्ब में जो है वो मिक्स्ड आएगा, प्रेजेंट रहेगा, जो कि 1:2 रेशियो में नॉर्मली लिया जाता है। ठीक है, तो 1:2 रेशियो ही EDTA आप यूज करेंगे। इसके लिए जो आप देखिए मैंने बताया कि ESR को डिटरमाइन करने के लिए ट्राइसोडियम साइट्रेट 1:4 रेशियो में लेते हैं। जो कोआगुलेशन स्टडी के लिए ESR यूज किया जाएगा 3.2%, उसको 1:9 रेशियो में यूज करते हैं। कितना रेशियो में यूज करते हैं? 1:9 रेशियो। ये सब छोटी छोटी बातें याद रखो, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में सब पूछे जाते हैं बच्चों, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आप तैयार रहो सारी चीज़ें जान के। ठीक है, दोनों में आपने एंटीकोगुलेंट जान लिया सर कौन कौन सा यूज करते हैं। अब जो कन्फ्यूजन का पार्ट है वो यहाँ पे क्रिएट होता है। अब आप बोलोगे कि सर जो वेस्टर्न गेज ट्यूब था, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ जाएंगे, सर हो सकता है कि आप जो ये रेफरेंस रेंज है वो गलत लिखे हैं, उल्टा पल्टा लिखे हैं, शायद आप भूल गए। पिछले बार जब मैं पढ़ा रहा था, मुझे लगता है 1-2 साल पहले यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया था ESR, तो उसमें मैंने ऐसा लिखा था, तो बहुत से बच्चों का कमेंट आया था। और अभी तो फिलहाल जो भी क्लासेस वो एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे सारे आप क्लासेस देख सकते हैं एक साथ कि वहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया। तो इसमें कन्फ्यूजन यहाँ पे भी आप लोगों का क्रिएट हुआ होगा। आप देखिए कि वेस्टर्न गेज ट्यूब जो है वो बड़ा होता है कंपेयर टू विंट्रॉप्स ट्यूब, क्योंकि विंट्रॉप्स ट्यूब कितना लंबा है? 110 mm है, और ये वेस्टर्न गेज ट्यूब कितना है? 300 mm है। लगभग इससे तिगुना लंबा है इससे तिगुना लंबाई है इसकी। भले मैंने यहाँ 3 गुना बनाया नहीं है स्पेस के चलते, लेकिन होता है क्योंकि 110 है, 300 mm। तो बोलोगे सर ये बड़ा है और इसमें रेफरेंस रेंज कम है, ये छोटा है फिर भी इसमें ज़्यादा रेफरेंस रेंज आया है नॉर्मल रेंज। यही तो बात है, यही तो समझना है कि ऐसा क्यों है। अब देखिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझाता हूँ कि सपोज दैट आप 2 पत्थर लो सेम वेट का, दोनों का वजन सेम हो, शेप सेम हो, साइज सेम हो। एक पत्थर को आप आसमान में फेंको और 300 सेंटीमीटर फेंक दो, 300 मीटर तक फेंक दो, और एक पत्थर लो
उसको आप 100 मीटर तक फेंको। दोनों पत्थर सेम ही है, एक को हमने 300 मीटर फेंक दिया, एक को हमने 100 मीटर फेंक दिया। धरती पर सबसे पहले कौन आएगा? जो 100 मीटर फेंका वो पहले पहुंचेगा, और 300 मीटर हमने फेंका वो बाद में पहुंचेगा। जबकि दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम अप्लाई हुआ। क्यों एक बाद में पहुंचा? क्योंकि मैंने उसको बहुत दूर फेंक दिया था। अब एग्जैक्टली यहां पे क्या होता है कि जो ये बीच वाला प्रोसेस है, एग्रीगेशन वाला जो प्रोसेस है सर, जो एग्रीगेशन 40 मिनट का लेता है। अब जो हमने पत्थर फेंका है, उस पत्थर को पकड़ने के लिए भी बीच में 3-3 राक्षस प्रेजेंट हो। सपोज दैट कि एक पकड़ लिया रोलेक्स वाले, एक रोलेक्स नाम है, दूसरे का एग्रीगेशन नाम है, तीसरे का सेडिमेंटेशन नाम है। एक ने पकड़ लिया 10 मिनट, रोलेक्स ने ऊपर ही पत्थर को पकड़ लिया 10 मिनट के लिए, एग्रीगेशन ने 40 मिनट के लिए पकड़ लिया, और सेडिमेंटेशन ने 10 मिनट के लिए पकड़ लिया। तो और देर होगी नीचे आने में। अब होता ये है, ध्यान से सुनेंगे, कि वेस्टर्न गिन्स में लंबाई ज़्यादा होने के बावजूद भी रेफरेंस रेंज कम क्यों है? ये भी किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन समझिए आप बात को। क्योंकि इसलिए कम है क्योंकि जो वेस्टर्न गिन्स ट्यूब है जिसकी लंबाई ज़्यादा है, उसमें जो ये बीच वाला प्रोसेस है एग्रीगेशन जो है, ये एग्रीगेशन ज़्यादा टाइम लेता है होने में। क्या होता है? ज़्यादा टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेविटी जो है नीचे से कम लग रहा है सर, कंपेयर टू दिस। यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसमें ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसमें कम लगेगा। तो इसमें जो सेकेंड वाला प्रोसेस जो होता है एग्रीगेशन, ये 40 मिनट, यहाँ 55 मिनट के समथिंग लग जाता है। 52-55 मिनट के समथिंग लेता है। 52-55 नहीं है, आप समझ लो, सॉरी 45 मिनट, 45 टू आप 48 मिनट ले लेता है। यानी कि 48 मिनट यही ले लिया और 10 मिनट ही 58 मिनट हो गया। तो सेडिमेंटेशन होने के लिए 2 मिनट का टाइम मिलता है, 3 मिनट का टाइम मिलता है, कभी कभी 4 मिनट, इतना ही का टाइम मिलता है। तो सेडिमेंटेशन होने के लिए 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है, इसीलिए सेडिमेंट जो है वो कम अमाउंट में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप ESR जब डिटरमाइन करोगे तो जस्ट 1 घंटे के तुरंत बाद, ऐसा नहीं कि 1 घंटे के 10 मिनट बाद, 1 घंटे के 10 मिनट बाद करोगे ना तो ये जो रिजल्ट होगा इसमें गलत आ जाएगा। और इसमें जो है विंट्रोप्स वाले में जो है वो सेम टाइम पे ही सेडिमेंटेशन होते रहता है। तो सेम टाइम पे सेडिमेंटेशन होते रहता है, इसलिए ज़्यादा सेडिमेंट हो जाता है। यानी कि सेडिमेंट होने के लिए इसमें पूरा के पूरा 10 मिनट लगता है, मिलता है इसको। तो जिसको ज़्यादा टाइम मिलेगा सेडिमेंट होने के लिए, तो ज़्यादा ही सेडिमेंट होगा ना। वेस्टर्न गिन्स वाले ट्यूब में एग्रीगेशन ज़्यादा टाइम हो गया और सेडिमेंट होने के लिए टाइम ही नहीं मिला, और इसमें सेडिमेंट होने के लिए पूरा टाइम मिला। तो आप सेडिमेंट होने के बाद ही तो ये रिजल्ट देखते हो, तो जिसको सेडिमेंट होने के लिए टाइम ही कम मिला तो उसमें कम ही रिजल्ट आएगा, कम ही रेफरेंस रेंज आएगा। इसलिए कभी भी भूल मत करना कि वेस्टर्न गिन्स में ज़्यादा होता है और विंट्रोप्स में कम होता है, जबकि विंट्रोप्स ट्यूब में जो रेफरेंस रेंज होता है वो ज़्यादा होता है, वेस्टर्न गिन्स में कम होता है। क्या कारण होता है आपको मैंने समझाने में सफल हुआ शायद। ठीक है, तो ये 2 मेथड हम लोग यूज करते हैं, विंट्रोप्स मेथड एंड वेस्टर्न गिन्स मेथड। अब मेथड प्रोसीजर बहुत ईजी है, एक लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप ब्लड लेंगे, अगर ये यूज करें तो ट्राइसोडियम में मिक्स कीजिए, अगर ये यूज करें तो DTA में मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसमें ब्लड को फिल कीजिए। ब्लड को फिल करते समय एक आपको ध्यान केवल क्या रखना है कि दोनों में जब भी आप ब्लड फिल करेंगे तो एयर बबल बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एयर बबल आएगा तो रिजल्ट फ्लैक्चुएट करेगा। ठीक है, फिल करने के बाद एक दूसरा ध्यान रखेंगे कि फिल आपको ये 0 तक ही करना है, 0 मार्किंग तक। ऊपर में क्या है, इतना दूर तक टेस्ट ट्यूब खाली रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ तक भर देंगे पूरा ऊपर तक तो रिजल्ट गलत आएगा। 0 से लेकर यहीं तक तो रिजल्ट लेनी है, 0 से लेकर यहीं तक रिजल्ट लेनी है, इसलिए आप 0 तक भरेंगे। दोनों को स्टैंड में रखेंगे, अनडिस्टर्बली 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, टाइमर ऑन करेंगे। एट द एंड ऑफ 1 आवर, 1 घंटे के बाद आप दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, जितने रीडिंग आई है उतना आप लिखेंगे और वो उसका रिजल्ट होगा। जैसे किसी के इसमें रीडिंग सपोज दैट आया है किसी का 10 आपको रीडिंग फाइंड आउट होता है, तो 10 उसका ये सर कितना हो जाएगा 10 mm एट द एंड ऑफ 1 आवर। क्लियर हुआ आपको? ये था प्रोसीजर जो सबसे इजी होता है पार्ट, जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा करते भी हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट बात तो आपको फैक्ट समझ में आ गया। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है वेरिएशन ऑफ ESR, कि ESR का वेरिएशन किन किन कंडीशन में आ सकता है।
जिसको आप क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है जो आपको समझाता हूँ। अब देखिए सर, हम लोग वेरिएशन पढ़ लेते हैं कि ESR के कौन कौन से वेरिएशन होते हैं। क्या वेरिएशन को जनरली आप क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के नाम से भी जानिए। देखिए ESR को वेरिएशन का मतलब फ्लैक्चुएट करना, कि किन किन कंडीशन में ESR जो है इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। अब यहाँ पे भी एक बड़ा लॉजिक है। अभी तक आपने बहुत सारे पढ़ा होगा ESR को इंक्रीज होने के कारण, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ESR को डिक्रीज होने के कारण, कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो ESR को डिक्रीज कर सकते हैं या किस कंडीशन में ESR डिक्रीज होता है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों आज जानेंगे, ठीक है। देखिए ESR का वेरिएशन जो है दो टाइप से होता है। एक तो फिजिकल वेरिएशन है और दूसरा जो है केमिकल वेरिएशन नहीं, पैथोलॉजिकल वेरिएशन। क्या पैथोलॉजिकल वेरिएशन, ठीक है जी सर। अब ESR जो है अल्टर्ड दो टाइप से हो सकता है, एक तो फिजिकल वेरिएशन और सेकेंड वन पैथोलॉजिकल वेरिएशन। पहले फिजिकल वेरिएशन जानते हैं। फिजिकल वेरिएशन का मतलब कि फिजिकली आपका कोई अपीयरेंस ऐसा हो जिसके कारण ESR घट या बढ़ सकता है। उसमें जनरली 4 वेरिएशंस आते हैं। फर्स्ट वन फिजिकल वेरिएशन में आता है एज के अकॉर्डिंग भी ESR वेरी कर सकता है। ESR जो है इन्फेंट्स में या नियोनेट्स में कम होता है कंपेयर टू एडल्ट। ESR जो है इन्फेंट एंड नियोनेट्स दोनों में क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू एडल्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ द RBC। एक आप फैक्टर आप याद रखना, अगर बॉडी में RBC की कॉन्सेंट्रेशन, RBC की काउंटिंग अगर बढ़ रही है तो ESR घटेगा, और अगर RBC की काउंटिंग अगर घट रही है बॉडी में तो ESR बढ़ेगा। तभी तो एनीमिया में ESR इंक्रीज कर जाता है। फिर से एक बार इस बात को सुनेंगे, अगर RBC काउंटिंग बढ़ रहा है बॉडी में तो ESR घटेगा, और अगर RBC काउंटिंग घट रही है बॉडी में तो ESR बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इन्फेंट में क्या होता है, RBC ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 7 मिलियन प्रेजेंट होता है, 8 मिलियन कभी कभी प्रेजेंट होता है। तो RBC ज़्यादा है इन्फेंट में और नियोनेट में, तो उस कंडीशन में ESR क्या होगा, कम होगा, घटेगा। तो ये फिजिकल वेरिएशन में आया। सेकेंड वन रीजन है सेक्स। दैट मीन्स कि फीमेल में जो ESR है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल। फीमेल में क्या है, ज़्यादा होता है। अभी मैंने आपको बताया था रेफरेंस है, सपोज दैट आप विंट्रॉप्स मेथड का ही ले लो, तो विंट्रॉप्स मेथड में मेल में कितना होता है 0 to 9 mm एट द एंड ऑफ 1 आवर, और फीमेल में कितना होता है 0 to 20 मिलीमीटर एट द एंड ऑफ 1 आवर। तो यहाँ फीमेल में ज़्यादा है ना, 20 मिलीमीटर है। क्यों है? बिकॉज ऑफ फीमेल में RBC काउंट कम होता है कंपेयर टू मेल। फीमेल में RBC की काउंटिंग कम होती है ना, आपने सबको मैंने RBC पढ़ाया तो नॉर्मली बताया भी, ऑब्वियसली सभी जानते हैं। तो अभी तुरंत बताया था कि अगर RBC कम होगा तो ESR बढ़ेगा, RBC अगर बहुत कम हो गया तो ESR बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दूसरा सेक्स, यानी कि मेल या फीमेल होने पर भी ESR वेरी कर सकता है। थर्ड वन है मेंस्ट्रुएशन। एज वी ऑल नो कि इन एवरी मंथ एवरी गर्ल हैज सफर्ड बाय द मेंस्ट्रुएशन। सभी प्रत्येक मंथ में, ईच मंथ में हर एक गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन से सामना करना होता है या मेंस्ट्रुएशन होता है। तो मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड RBC जो है वो इंक्रीज करेगा। RBC क्या होगा, ESR क्या है, बढ़ेगा। ESR क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन RBC एंड ब्लड दोनों का लॉस होता है। बॉडी से RBC और ब्लड दोनों एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो जब मेंस्ट्रुएशन में RBC बाहर की ओर निकलेगा तो ऑब्वियसली है कि बॉडी में RBC की संख्या कम हो जाएगी। तो जब RBC की संख्या कम हो जाएगी तो ESR क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। यानी कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड में RBC इंक्रीज करेगा। अब आपके लेबोरेटरी में कोई ऐसा फीमेल जो ब्लड देने आई है और उसको ESR करना है, तो आपको उसका
क्लिनिकल हिस्ट्री लेना जरूरी है कि वो मेंस्ट्रुएशन में है या नहीं है। अगर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन ब्लड दिया है और उसका आरबीसी इंक्रीज आया है और आपने दे दिया रिपोर्ट की आरबीसी इंक्रीज है, तो वो रिपोर्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में नॉर्मल है, क्योंकि वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में तो आरबीसी इंक्रीज होगा ही होगा। दिस इज ए नॉर्मल कंडीशन। ऐसा नहीं कि उसको कोई डिजीज है, मेंस्ट्रुएशन होना कोई डिजीज नहीं होता, मेल फीमेल होना कोई डिजीज नहीं है, न्यूनेट होना कोई डिजीज नहीं है। दीज आर द फिजिकल वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट वन आपको फिजिकल वेरिएशन में आता है प्रेगनेंसी। क्या? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी ESR अल्टर्ड होता है आफ्टर द एंड ऑफ 3 मंथ प्रेगनेंसी। 3 महीना जब हो जाएगा प्रेगनेंसी का, आफ्टर द 3 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी द ESR विल बिकम इंक्रीज। प्रेगनेंसी कंसीव होने के 3 महीने के बाद से ESR जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वाई इज इट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू द लीड्स ऑफ द हीमोडाइल्यूशन, बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड का पार्ट बढ़ने लगता है, एडिमा बनने लगता है। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में जनरली फीमेल्स के जो बॉडी है वो स्वेल होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लूइड पार्टिकल्स जमा होने लगते हैं, तो उसके कारण हीमोडाइल्यूशन, ब्लड का डाइल्यूशन बन जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, और फ्लूइड पार्ट ज़्यादा हो गया तो फ्लूइड ज़्यादा हो गया, ब्लड डाइल्यूट होकर कम हो गया, तो ब्लड डाइल्यूट होकर कम हो गया मतलब आरबीसी कम डिटेक्ट हो रहा है। तो जब आरबीसी उस समय भी हीमोडाइल्यूशन होकर कम हो जाएगा तो ESR क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो दैट in the pregnancy after the 3 month of the conceiving of pregnancy ESR will be become increase। तो these are the physical variation, ये सब जो है फिजिकली वेरी होते हैं। नेक्स्ट वन आता है पैथोलॉजिकल वेरिएशन। पैथोलॉजिकल वेरिएशन में सबसे पहले आप जानेंगे कि किस कंडीशन में जो है ESR इंक्रीज करता है। देखिए यहाँ से ये सब क्वेश्चंस ना बहुत ओरिजिनेट होते हैं बच्चों, कई बार ऐसा पूछ देगा, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या फिर आपको कंपटीशन एग्जाम में ही आ जाता है कि कोई भी फीमेल है जो 3 मंथ की प्रेग्नेंट है तो उसमें ESR इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताएं। तो आपको बताना है कि इंक्रीज होगा, इसलिए सारे कंडीशन याद रखेंगे। पैथोलॉजिकल वेरिएशन में इंक्रीज कब होगा ESR? इन द TB, किसी पेशेंट को अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो ESR इंक्रीज होगा। एनीमिया, किसी पेशेंट को एनीमिया है तो ESR इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि एनीमिया में अक्सर जो है रेड ब्लड सेल की काउंटिंग कम हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, एक्सेप्ट ऑफ सिकल सेल एनीमिया, एक्सेप्ट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में जो है वो ESR बढ़ेगा नहीं, इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन से यहाँ आता है। सभी एनीमिया में ESR बढ़ रहा है, सिकल सेल एनीमिया में क्यों नहीं ESR बढ़ रहा है? सिकल सेल कैसा बन जाता है बच्चों? ऐसा क्रेसिया मून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, इस तरीके का बन जाता है। आप ध्यान से अभी समझेंगे, जब ESR होता है उसमें 3 प्रोसेस होता है। फर्स्ट वन होता है रॉलेक्स फॉर्मेशन, सेकंड वन होता है एग्रीगेशन और थर्ड वन होता है सेडिमेंटेशन। रॉलेक्स फॉर्मेशन में अभी मैंने क्या बताया था कि आरबीसी जो है एक दूसरे पे इस तरीके से क्वाइन के जैसा पाइलिंग होता है इनका। तो इस प्रकार की अगर पाइलिंग कब होगा किसी भी, जब सिक्के के आकार का होगा, चॉकलेट के आकार का होगा, तब तो पाइलिंग होगा। आरबीसी का साइज ऐसा है, चंद्रमा के जैसा है, तो ये एक दूसरे पे पाइल होना संभव है क्या? पाइलिंग होगा? नहीं होगा। और जब पाइलिंग नहीं होगा तो ESR इंक्रीज ही नहीं होगा, क्योंकि जितना जल्दी पाइलिंग होगा उतना ही ज़्यादा ESR फाइंड आउट होगा ना, ठीक है। तो TB के कंडीशन में ESR इंक्रीज होगा, एनीमिया के कंडीशन में भी ESR इंक्रीज होगा, बट सिकल सेल एनीमिया को छोड़ के, ठीक है जी। उसके बाद कैंसर के कंडीशन में भी ESR इंक्रीज होगा। कोई भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसके कंडीशन में आपको ESR इंक्रीज होगा। RA रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसके कंडीशन में इंक्रीज होगा। RF रूमेटॉइड फीवर है उसके कंडीशन में भी आपको ESR इंक्रीज होगा। ओके, लिवर डिजीज है उसके कंडीशन में आपको ESR इंक्रीज होगा। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके कंडीशन में भी आपको ESR इंक्रीज आउट होगा, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। ये तो सर इंक्रीज वाले हो गए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिक्रीज वाले, कि ESR डिक्रीज कब मिलेगा, कब फाइंड आउट होगा। तो ESR 2 कंडीशन में डिक्रीज होता है। फर्स्ट वन एलर्जिक इन द एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन के कंडीशन में ESR डिक्रीज होता है, इसको याद रखना, MCQs में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। और दूसरा होता है सिकल सेल एनीमिया के कंडीशन में, सिकल सेल एनीमिया के कंडीशन में ESR डिक्रीज होगा। बताया था ना, सिकल सेल एनीमिया सभी एनीमिया में बढ़ेगा लेकिन सिकल सेल एनीमिया में ESR घटेगा। इन 2 कंडीशन में ESR डिक्रीज होता है। अब बोलोगे सर ESR डिक्रीज फाइंड आउट कैसे करेंगे?
वेस्टर्न ग्रीन्स में तो कर रहे थे तो 0 से आपने 9 तक उसका नॉर्मल रेंज बताया, तो घटने का कब मानेंगे? तो अगर ये सारा डिक्रीज आपको फाइंड आउट करना है तो विंट्रॉप्स मेथड से करना होगा, क्योंकि विंट्रॉप्स मेथड में 3 से 5 होता है, 4 से 7 होता है नॉर्मल रेंज। तो 3 से नीचे गया या 4 से नीचे गया तो क्या होगा? डिक्रीज ही तो कहलाएगा। इट वॉज ऑल अबाउट द ये सर। आई होप अभी तक अब जब लास्ट हम लोग कर रहे हैं लेक्चर का तो आप सभी डाउट आपको माइंड में क्लियर हुआ होगा। कुछ अगर डाउट बचा भी है तो आप पूछिए फ्रैंकली, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।